हेलो गाइस, दिस इज फ्यूज। और आप इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स इफ लैडर के बारे में। और इस वीडियो हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट ये एक्चुअली स्विच स्टेटमेंट है क्या? इसमें एक सिंगल स्विच स्टेटमेंट एक सिंगल वेरिएबल पे वर्क करता है, और इफ एल्स इफ लैडर सिंगल वेरिएबल पे भी वर्क कर सकता है और डिफरेंट वेरिएबल पे वर्क कर सकता है। ओके, तो बेटर टू यूज इफ एल्स इफ लैडर, वी कैन यूज स्विच स्टेटमेंट व्हेन वी आर यूजिंग सिंगल वेरिएबल। ओके, तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं क्या है। स्विच, स्मॉल ब्रैकेट इन, curly braces open, और case constant 1, case constant 2. Actually this value n accept only other than long float double boolean string। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्विच के स्टेटमेंट में जो हम वेरिएबल यूज करेंगे वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, बुलियन नहीं होना चाहिए और स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक्चुअली सिंटेक्स का काम क्या है? सिंटेक्स में क्या है कि ये n में जो वैल्यू है, सपोज इंट है, इंट वैल्यू में n इक्वल टू 2 है। ओके, n इक्वल टू 2 है, तो इस केस में क्या होगा? अगर केस कांस्टेंट वन के जगह केस 1 है और केस 2 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये n वैल्यू मैच होगा इस कांस्टेंट वैल्यू से। अगर मैच हो गया तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर नहीं मैच हुआ तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो इसी तरह से वो सारे केस को चेक करेगा, मैच करेगा। अगर मैच हो गया तो वो उस केस के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और ये ब्रेक यूज होता है उस केस से बाहर आने के लिए। यानी कि नेक्स्ट केस अगर मैच हो गया है तो वो नेक्स्ट केस में जाने से वो रोकेगा। ओके, और अगर इन सभी में कोई भी अगर मैच नहीं हुआ तो इस केस में, इस कंडीशन में क्या होगा? लास्ट का जो डिफॉल्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके डिफॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या होगा? सारा एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या है स्विच केस स्टेटमेंट से रिलेटेड। द स्विच स्टेटमेंट डजंट एक्सेप्ट आर्गुमेंट ऑफ टाइप लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन और एनी ऑब्जेक्ट बिसाइड स्ट्रिंग। यानी कि स्विच केस स्टेटमेंट में जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, बुलियन नहीं होना चाहिए और स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। ओके, व्हेन ए case constant is found that match the switch expression, control of the program passed to the block of code associated with that case। यानी कि अगर स्विच केस स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन किसी केस से मैच करता है तो देन उस टाइम कंट्रोल कहाँ, प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा? उस केस के अंदर एसोसिएटेड सारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इन द above pseudocode, suppose the value of n is equal to constant 2, the compiler will execute the block of code associated with the case statement until the end of switch block, or until the break statement is encountered। That means
कि अगर n मैच करता है इस कांस्टेंट से, तब क्या होगा, ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा जब तक वो इंड ना हो जाए, ब्लॉक इंड ना हो जाए। एंड अगर ब्रेक यूज करते हैं तो क्या होगा, ये इस केस से भी बाहर निकालेगा और इसके बाद जितने भी केसेस हैं उससे वो बाहर निकल आएगा। ओके, the break statement is used to prevent the code running into the next case. Okay, important points about switch case statement क्या है? The expression provided in the switch should result in a constant value, otherwise it would not be valid. जो स्विच केस स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं उसमें एक्सप्रेशन जो हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं वैलिड एक्सप्रेशन फॉर स्विच केस, कांस्टेंट एक्सप्रेशन अलाउड, स्विच 1 + 2 + 23। ओके, ये अलाउड है। स्विच 1 × 2 + 3 mod 4, ये भी अलाउड है। वेरिएबल एक्सप्रेशन और अलाउड provided they are assigned with a fixed value। वेरिएबल भी अलाउड है बट उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, उसका वैल्यू फिक्स होना चाहिए। ओके, डुप्लीकेट केस कैन नॉट बी अलाउड, दैट मीन्स डुप्लीकेट केस मीन्स दैट मीन्स ये कर सकते हैं कांस्टेंट 1 और कांस्टेंट 2 ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कांस्टेंट 1 है और यहाँ भी कांस्टेंट 1 ही लिख देंगे, तब क्या होगा, इस केस में एरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल even if the switch case statement do not have a default statement it would run without any problem। that means अगर डिफॉल्ट केस नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट केस हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये एक ऑप्शनल है। The break statement is used inside the switch to terminate a statement sequence। When a break statement is reached, the switch terminate and the flow of control jump to the next line following the switch statement। That means अगर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो वो क्या होता है, जंप करके वो स्विच केस स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। ओके, और उसके जस्ट बाद वाला वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो स्विच केस स्टेटमेंट के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। The break statement is optional। If omitted, execution will continue on into the next case। The flow control will fall through to sequence case until the break is reached। What happens when we don't use break in switch case statement? यानी कि अगर केस में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं करते हैं, इन दैट केस क्या होगा, कि प्रोग्राम कंट्रोल फर्स्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये इससे मैच हो गया तो इसे भी एग्जीक्यूट करेगा और इसके नीचे जितना भी है सारे केस को एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर ये फर्स्ट केस मैच नहीं हुआ और सेकंड केस मैच हो गया तो क्या होगा, सेकंड केस के बाद जितना सारा केस है वो सारे को एग्जीक्यूट कर देगा, सारे केस को। ओके, तो कंट्रोल फ्लो देख सकते हैं। फ्लो चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंगल एक्सप्रेशन। ओके, तो अगर ये इक्वल टू कांस्टेंट 1 है, फर्स्ट केस से इक्वल है, तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो क्या होगा, डायरेक्ट वो
वो स्विच केस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अगर केस फर्स्ट केस मैच नहीं किया होगा तो सेकंड केस में आएगा और सेकंड केस के सारे ब्लॉक को, सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये भी मैच नहीं हुआ तो थर्ड में आएगा और थर्ड केस के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद बाहर आ जाएगा। अगर थर्ड में नहीं है तो लास्ट क्या बचता है, डिफॉल्ट। ओके, तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा और वो बाहर आ जाएगा। ये डिफॉल्ट ऑप्शनल है। ओके, नेक्स्ट है जंप स्टेटमेंट। एक्चुअली जंप स्टेटमेंट है क्या, जंप स्टेटमेंट क्यों यूज होता है, तो देखते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन सी और C++ फॉर अनकंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल थ्रू आउट ऑफ द फंक्शन इन ए प्रोग्राम। दे सपोर्ट 4 टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट्स। ओके, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न। एक्चुअली जंप स्टेटमेंट ये वो है जो कंट्रोल को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे मेथड में, दूसरे फंक्शन में या फिर थ्रू आउट द प्रोग्राम वो क्या करता है, अनकंडीशनल फ्लो करता है। यानी कि कोई कंडीशन नहीं कि वो कंट्रोल फ्लो कहां हम ले जा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, दिस लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप as soon as the break statement is encountered from within a loop. The loop iteration stops there and control returns from the loop immediately to the first statement after the loop. Okay, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ये लूप को जनरली कंट्रोल करता है। किस तरह से, अगर किसी लूप को टर्मिनेट करना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो उस लूप को एग्जिट करके वो जस्ट लूप के बाद जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करेगा। सिंटैक्स सिंपल सा है, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, स्मॉल b का यूज होगा, ब्रेक। ओके, बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट आर यूज्ड इन द सिचुएशंस when we are not sure about the actual number of iteration for the loop or we want to terminate the loop based on some condition. एक्चुअली ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, वैसा सिचुएशन जहां पर मुझे या हम लोगों को नहीं पता है कि कितना नंबर ऑफ इटरेशन किसी लूप में होने वाला है, और या तो हम कुछ कंडीशन डालते हैं जिससे कि हम उस लूप को उस स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू हम टर्मिनेट कर सकें। ओके, फ्लो चार्ट क्या है, लूप बॉडी स्टार्ट। ओके, कंडीशन टू ब्रेक फ्रॉम द लूप। अगर कंडीशन सही है तो वो लूप में इंसर्ट होगा, लूप में आएगा और सारे चीज को एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, उस लूप से ही बाहर आ जाएगा। ओके, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो फिर से लूप को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। समझ पा रहे हैं? ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट पे एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं, क्या है, लीनियर सर्च। ओके, एरे का है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ये इस ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है, वो लूप से ही एग्जिट हो जाएगा। यानी कि अगर ये कंडीशन, इफ कंडीशन अगर सही हो जाता है तो ये एग्जीक्यूट होगा और उसके जस्ट बाद ब्रेक स्टेटमेंट है जिससे क्या होगा, वो फॉर लूप से ही एग्जिट हो जाएगा। ओके, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है लीनियर सर्च का, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने एक मेथड फंक्शन लिया है फाइंड एलिमेंट, और उसमें 3 आर्गुमेंट्स हैं। कौन कौन सा है, एरे है, साइज है, की है, और इसी में ये तीनों वैल्यू पास किए हैं, एरे का और साइज का और की का वैल्यू की में, एन का वैल्यू साइज में और एरे का वैल्यू एरे में। ओके,
तो ये क्या होगा, सारा वैल्यू यहाँ से ले करके ये इस कंडीशन को वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर फॉर लूप में ये ब्रेक स्टेटमेंट, इफ कंडीशन में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होता तो सारे मैच करने के बाद वो सारे लूप को वो चेक करता। ओके, तो आई होप आप लोग ये समझ चुके हैं लीनियर सर्च। ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या है वो देखते हैं। ओके, तो लूप स्टेटमेंट क्या है? दिस लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक ए ब्रेक स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। Instead of terminating the loop, it forces to execute the next iteration of the loop. As the name suggests, the continue statement forces the loop to continue or execute the next iteration. When the continue statement is executed in the loop, the code inside the loop following the continue statement will be skipped and the next iteration of the loop will begin. That means कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, वो ब्रेक स्टेटमेंट के सिमिलर है, बट वर्क किस तरह से करता है? अपोजिट। ब्रेक स्टेटमेंट वो लूप से जस्ट बाहर आ जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करने से कंट्रोल क्या हो जाता है? लूप से बाहर आ जाता है। बट कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके ये क्या करता है? फोर्स करता है नेक्स्ट इटरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। बट ये जिस स्टेटमेंट में, जिस लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है, जिस कंडीशन में, तो उस कंडीशन को वो क्या करता है? स्किप कर देता है। इसका सिंटैक्स सिंपल है, कंटिन्यू लिख करके। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर फ्लो चार्ट। लूप बॉडी स्टार्ट होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट का ये कंडीशन है। अगर कंडीशन सही है तो क्या होगा? वो स्किप कर देगा, यानी कि इस इटरेशन को, इस इटरेशन में अगर कुछ भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो वो क्या होगा? स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन को वो फिर से रन करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। और अगर फॉल्स है तो जस्ट नॉर्मली वो फिर से वो लूप को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, देख लेते हैं यहाँ एक सिंपल सा प्रोग्राम है, कैसे वर्क करता है ये। तो लूप फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 प्रिंट करना है। बट इसमें क्या होगा? जिस कंडीशन में कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होगा उस कंडीशन में उस इटरेशन को वो स्किप कर देगा, यानी कि वो जिसे प्रिंट करना है वो प्रिंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं फॉर लूप में i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, यानी कि 1 to 10 प्रिंट करना है। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ i इक्वल टू 6। अगर i इक्वल टू 6 है तो कंटिन्यू करना है। दैट मीन्स 6 को प्रिंट नहीं करना है, डायरेक्ट वो क्या करना है? फिर से नेक्स्ट इटरेशन को वो स्टार्ट करना है। कैसे? देखिए, फर्स्ट इटरेशन में i इक्वल टू 1 है, 1 इक्वल टू 6 नहीं है, तो इस पार्ट में जाएगा और वो i का वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसी तरह से 5 तक वो प्रिंट करेगा और 6 इटरेशन में वो क्या होगा? ये सही हो जाएगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा? वो नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, यानी कि 7 इटरेशन में। ओके, तो इस तरह से ये यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट में ये 6 को क्या करेगा? वो स्किप कर देगा, वो 6 को प्रिंट नहीं करेगा। ओके, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जान चुके हैं क्या है कंटिन्यू स्टेटमेंट। और नेक्स्ट है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या है? द गो टू स्टेटमेंट in C or C++ also refer as an unconditional jump statement can be used to jump from one point to another point within a function। तो ये क्या है? अनकंडीशनल जंप के लिए यूज होता है। कैसे? एक्चुअली ये एक वर्क करता है लूप की तरह। अगर हम देखें तो
कैसे वो देख सकते हैं यहाँ पर, गो टू लेवल। ओके, सिंटैक्स फर्स्ट है गो टू लेवल, और यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट डाल सकते हैं, उसके बाद ये लेवल। तो क्या होगा, गो टू लेवल क्या होगा, ये बार बार ये लेवल के पास जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी सिंटैक्स टू लेवल, गो टू लेवल, ये क्या होगा, यहाँ चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट सिंटैक्स में क्या है, ये एग्जीक्यूट हुआ। ओके, और इसके बीच में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ क्या होगा, वो स्किप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गो टू लेवल ये क्या करता है, ये जस्ट जंप करने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ ये जंप हो जाएगा। सेम इसमें भी है, लेवल पहले है और ये क्या होगा, लेवल पे वो जंप कर जाएगा। कुछ कंडीशन डाला हुआ रहेगा, अगर वो कंडीशन सही है तो क्या होगा, लेवल पे जंप कर जाएगा, अदरवाइज वो जंप नहीं करेगा। जैसे ये हम यहाँ पर एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर n इक्वल टू 1 है। ओके, लेवल है, तो लेवल में क्या है, फर्स्ट n का वैल्यू प्रिंट करेगा और n को क्या किया है, प्लस प्लस किया है, यानी कि इंक्रीमेंट किया है, n को इंक्रीमेंट किया है। इंक्रीमेंट होने के बाद वो क्या हुआ है, चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस है। तो क्या होगा, ये लेवल जो लिखा हुआ है, ये लेवल क्या करेगा, यहाँ से उठ करके वो फिर से लेवल में आ जाएगा और फिर नेक्स्ट वैल्यू को वो प्रिंट करेगा। इसी तरह से वो 1 to 10 तक प्रिंट कर देगा, देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो आई होप आप ये समझे होंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट क्या है। जब स्टार्ट होता है लेवल, तो जो स्टेटमेंट है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो गो टू में जाता है। ओके, और वो फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, अगर पहला स्टेटमेंट को वो चेक किया और फिर वो कंडीशन डाल दिया है कि लेवल 3 में जाना है, तो क्या होगा, वो लेवल 3 में चला जाएगा। यहाँ 3 लेवल यहाँ यूज किए हैं। वो फर्स्ट लेवल को तो नॉर्मली वो प्रिंट करेगा, उसके बाद वो सेकेंड लेवल में ना जा करके वो लेवल थर्ड में चला जाएगा। ओके, और ये जो लेवल है वो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। हम यहाँ पर लेवल की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। ओके, और रिटर्न स्टेटमेंट, ये तो जनरली हम लोग यूज करते हैं जब मेन फंक्शन को इंट में यूज करते हैं या फिर कोई और फंक्शन को इनिशियलाइज करते हैं, तो इसका वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है। ओके, द रिटर्न इन C और C++ returns the flow of the execution of the function from where it is called. This statement doesn't mandatorily need any conditional statements. As soon as the statement is executed, the flow of the program must stop immediately and return the control from where it was called. The return statement may or may not be return anything for a valid function, but for a non-void function, but for a non-void function, a return statement must be returned. सिंटैक्स सिंपल सा रिटर्न और एक्सप्रेशन यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, जो कि वो ये रिलेटेड होगा किससे, जिस टाइप का हम वो डेटा टाइप यूज करेंगे फंक्शन के साथ। ओके, उसी टाइप का वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एक्चुअली रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, वैसा मैंडेटरी नहीं है, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन अगर हम एक नॉन वर्ड फंक्शन को लिख रहे हैं तब रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना होगा, क्योंकि वो समथिंग वो रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल है रिटर्न स्टेटमेंट पर, देखते हैं। यहाँ पर एक अलग से एक फंक्शन लिया हुआ है, सम फंक्शन, जिसमें 2 वेरिएबल है, 2 आर्गुमेंट है। ओके, क्या है, इंट a और इंट b, ठीक है, और इस a और b के वैल्यू को h1 में स्टोर करके ऐड करके स्टोर कर दिया गया है और h1 को ही रिटर्न कर दिया गया है। और यहाँ पर एक अलग फंक्शन है प्रिंट, जिसमें एक वेरिएबल है आर्गुमेंट के रूप में h2,
और S2 को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ये है void फंक्शन है, ये नॉन void फंक्शन है। तो नॉन void फंक्शन के लिए रिटर्न कर सकते हैं और void फंक्शन के लिए रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं num1 एंड num2 10 है और सम ऑफ ये क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इसमें हम सम से जो वैल्यू रिटर्न होगा यानी कि S में जो रिटर्न होगा वो कहाँ स्टोर होगा, सम ऑफ में स्टोर होगा और उसको हम इस फंक्शन के थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि सम ऑफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो S2 में स्टोर होगा और S2 के और फिर इस फंक्शन के थ्रू वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये सारा फंडा समझ चुके हैं क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, और इस वीडियो के सारे कंटेंट को भी समझ चुके हैं आप लोग। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।